Hello friends, welcome to my YouTube channel Biology Study. I am Meena Chaudhary. In last videos, we have already completed our three topics, that is male reproductive system, female reproductive system and gametogenesis of the chapter human reproduction. So today we discuss the menstrual cycle. So can we start that? Okay, we start a menstrual cycle from our NCERT. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को अपन मेंसेस भी बोल सकते हैं। मेंसेस क्या होते हैं? एक्चुअली मेंसेस का मतलब होता है मंथ, और मंथ यानी कि जो साइकिल मंथली चलती है उसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। दैट इज़ अ रिपीटेटिव इवेंट, ठीक है, जो कि साइक्लिक है, जो कि हर महीने आती है, ठीक है। The reproductive cycle in female primates is called menstrual cycle, जो कि एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है, जो कि फीमेल प्राइमेट्स का ही करेक्टर है। लेकिन जो नॉन प्राइमेट्स हैं उनमें क्या होगा? जो नॉन प्राइमेट्स हैं ना, उनमें एस्ट्रस साइकिल चलती है, ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें क्या होता है, प्रॉपर पीरियोडिक जो शेडिंग है ना एंडोमेट्रियम लाइनिंग की, जो यूट्रस में पाई जाती है, उसकी वजह से जो बाहर निकलती है तो उससे ब्लीडिंग होती है, इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है हमारे जो प्राइमेट फीमेल्स हैं उनमें। लेकिन जो एस्ट्रस है ना, जो नॉन प्राइमेट्स हैं, जैसे कि हमारी काऊ है, डियर है, रैट वगैरह है, कभी आपने देखा है उनमें कभी ब्लीडिंग होते हुए? नहीं ना, क्योंकि उनमें क्या होता है, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनती तो है लेकिन वो अंदर ही डिसॉल्व हो जाती है, वो ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर नहीं निकलती है। तो उनमें पीरियोडिक शेडिंग जो एंडोमेट्रियम की वो होती है, लेकिन जो ब्लीडिंग के थ्रू जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसके थ्रू बाहर नहीं निकलती है वजाइना से। इसीलिए जो ये फीमेल प्राइमेट्स का ही करेक्टर होता है, क्योंकि इसमें जो पीरियोडिक शेडिंग है ना एंडोमेट्रियम लाइनिंग की, वो होती है और उससे ब्लीडिंग के थ्रू वो बाहर निकल जाती है। तो जो हमारे फीमेल प्राइमेट्स कौन कौन से होते हैं? मंकीज़ हैं, एप्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, इनमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगेन एट प्यूबर्टी, इसको हम लोग मेनार्के बोलते हैं, ठीक है। जो पहली हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, वो हमारी स्टार्ट होती है प्यूबर्टी में, तो उस फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसको हम मेनार्के बोलेंगे। In human females, menstruation is repeated at an average interval of about 28-29 days. जो ह्यूमन फीमेल्स हैं उनमें ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, ये रिपीट होती रहती है हर 28 से 29 दिन के बीच में। हाँ, किसी किसी में ये 30-31 दिन की भी हो सकती है, लेकिन जो मेन एवरेज हम लेके चलते हैं जो, वो है 28 से 29 दिन का, ठीक है। And the cycle of event starting from one menstruation till the next one is called menstrual cycle. और जो साइकिल होता है जो फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आया है उससे जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाला है, उसी के बीच का जो पीरियड होगा उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। वन ओवा में रिलीज्ड, दैट इज़ ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में एक लगभग 14 दिन के आसपास एक ओव्यूलेशन होता है, जिसमें कि जो ओवा है, सेकेंडरी oocyte है, वो बाहर निकल जाता है। किसके लिए? क्योंकि वो स्पर्म की खोज में, स्पर्म से फ्यूज़ होने के लिए, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है फिर वो, और वहाँ पे जो एम्पुला पार्ट है जहाँ पे फ्यूज़न होती है मेन साइट की फर्टिलाइजेशन की, वहाँ पे वो पहुँच जाता है। द मेजर इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज शोन इन फिगर 3.9। तो हम पहले ये साइकिल, हमारा जो फिगर है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, इसको समझते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है ये यूट्राइन इवेंट हैं जो यूट्रस में होते हैं, ओवेरियन इवेंट जो कि ओवरी में होंगे, और ये जो पिट्यूटरी हार्मोन्स है LH FSH, उनका लेवल ऊपर नीचे कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो जो सबसे पहले 1 से 5 दिन के अंदर जो होता है ना मेंस्ट्रुएशन, जिसमें एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो टूटती है और हमारे मेंसेस आते हैं फीमेल्स में, ठीक है। तो वो द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। तो ये जो साइकिल है मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट हो रही है, और जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होते हैं वो कम से कम लास्ट 3-5 डेज़ के लिए होते हैं। एंड द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है यूट्रस की, वो टूटती है तब ये मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, और इसके साथ ही कुछ ब्लड वेसल्स भी होती हैं यूट्रस की, वो भी बाहर निकलती हैं ब्लड के थ्रू, और कुछ लिक्विड होता है वो भी वजाइना से बाहर निकल जाता है मेंस्ट्रुएशन के साथ ही, ठीक है।
तो जो मेंस्ट्रुएशन है उसके बाद जो फेस आएगा उसको हम लोग बोलेंगे फॉलिकुलर फेस एंड प्रोलिफरेटिव फेस। फॉलिकुलर फेस इसीलिए क्योंकि इसमें जो ओवरी है उसमें फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है इस टाइम, क्योंकि वहाँ पे जो ओवरी में क्या होगा इसी समय जो प्राइमरी फॉलिकल है उससे मैच्योर फॉलिकल बन जाएगी, तो इसमें जो फॉलिकल्स है उनका डेवलपमेंट हो रहा है। और जो प्रोलिफरेटिव फेस इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यूट्रस में क्या होता है जो प्रिपरेशन होती है, क्योंकि वो इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है अपने आप को, इसलिए इसको हम लोग प्रिपरेटिव या प्रोलिफरेटिव फेस भी बोलेंगे। उसके बाद जो इसमें मिड में जो ओव्यूलेशन का टाइम आता है लगभग 14 डेज से पहले, क्योंकि जो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है हाइपोथैलेमस से क्या करते पिट्यूटरी को क्या करेंगे, पिट्यूटरी पे एक्ट करेंगे और उसको बोलेंगे एलएच और एफएसएच हार्मोन रिलीज़ करने के लिए। तो जो एफएसएच हार्मोन है वो क्या करेगा, फॉलिकल्स को मैच्योर करता है, और जो एलएच हार्मोन है वो क्या करेगा, वो इसी जो ल्यूटियल फेस है जो कि 14 डेज से पहले आएगा, तो यहाँ पे जो एलएच है ना ये पिक पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एस्ट्रोजन हार्मोन था ना ये क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा, जिससे जो एलएच है एफएसएच है ये अपनी पीक पे पहुंच जाएंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एलएच सर्ज, ठीक है, क्योंकि जिसमें एलएच हार्मोन है ना वो कम 14 डे से लगभग थोड़ा 13 डे पे, मान लो 14 डे पे ओव्यूलेशन हो रहा है तो 13 डे पे जो एलएच है ना वो अपने पीक पे पहुंच जाएगा, और इसी को हम लोग एलएच सर्ज बोलते हैं, जो कि ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एलएच हार्मोन। जो एलएच है वो पीक पे पहुंच जाएगा तो नेक्स्ट डे ओव्यूलेशन होता है, और ओव्यूलेशन में क्या होगा, जो ओवम है ना वो यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा और जाके फैलोपियन ट्यूब में पहुँच जाता है, और जो एम्पुला है वहाँ पे अपनी जो फर्टिलाइजेशन की साइट है वहाँ पे ये पहुँच जाएगा, और स्पर्म की इंतज़ार में कि स्पर्म आएगा और इसको फर्टिलाइज़ करेगा। और जो बचा हुआ पार्ट है ये आगे क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम बना लेगा, तो इसी को हम लोग आगे बोलेंगे ल्यूटियल फेस, क्योंकि ये सिक्रेटरी फेस है। इसमें जो बचा हुआ पार्ट था इसका जो इनको हम ऊपर क्या बोल रहे थे, ग्रेनुलोसा सेल्स वगैरह जो बची हुई थी ऊपर, ये क्या करेंगी आगे जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो बना लेंगी, तो इसको हम ल्यूटियल फेस बोल रहे थे क्योंकि इसमें सिक्रेशन हो रहा है, डेवलपमेंट होता है कॉर्पस ल्यूटियम का। फिर जो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ना इसका लेवल बढ़ जाता है, अगर क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जैसे ही बढ़ेगा तो ऊपर क्या होगा, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो नॉर्मल चलेंगे, और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो बहुत थिक हो जाती है। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये जो लाइनिंग है वो इतनी मोटी हो जाएगी, ठीक है, एंडोमेट्रियम की। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा, और जो एलएचएस एफएचएस हार्मोन थे इनका भी लेवल कम हो जाएगा, तो इससे जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो भी रिग्रेस हो जाएगी, और जो मेंस्ट्रुएशन फ्लो है ना नेक्स्ट साइकिल है वो आ जाती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी के लिए होता है। जैसी प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है 9 महीने मतलब ख़त्म हो जाएंगे, तो जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो फिर से टूटेगी और जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं भी होती है तो ये जो साइकिल है वो मंथली चलती रहेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 से 5 डे तक जो मेंस्ट्रुएशन था वो चल रहा था, उसके बाद ये फेसेस आते हैं जिसमें 14 डे ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन के बाद फिर यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल बढ़ जाता है, और फिर आगे चल के ये प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा और जो सारे हार्मोन्स है LH FSH वो भी कम हो जाएंगे, तो जिससे क्या होता है ये कॉर्पस ल्यूटियम भी रिग्रेस हो जाती है, और हमारे जो नेक्स्ट फ्लो है ना मेंस्ट्रुअल फ्लो वो हो जाता है, ठीक है। तो इससे यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट साइकिल बिगिन हो जाती है, यानी कि दोबारा से हमारी नेक्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब इसको हम यहाँ से भी रीड कर लेते हैं। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल्स विच फॉर्म लिक्विड दैट कम आउट थ्रू वेजाइना। Menstruation only occur if the released ovum is not fertilized. जो menstruation है वो तभी होगा अगर जो ओवम निकला था ना हमारे ओवुलेशन के टाइम पे अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है, तभी menstruation हमारे आते हैं। अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो फिर आगे 9 महीने तक प्रेगनेंसी रहती है। लैक ऑफ menstruation में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर menstruation हमारे नहीं आ रहे हैं तो हम
यही इंडिकेट करता है कि ये प्रेगनेंसी हो चुकी है। हावेवर इट मे ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइन कॉजेज लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ ईटीसी। अगर जो मेंस्ट्रुएशंस हमारे नहीं आ रहे ना, तो इनका ये भी कारण हो सकता है कि उस पर्सन को, फीमेल को स्ट्रेस है, उसकी हेल्थ बहुत पुअर है, ठीक है, कुछ हार्मोन इम्बैलेंस भी हो रहे हैं, इसकी वजह से भी कभी कभी जो मेंस्ट्रुएशन है वो नहीं आती है। द menstrual phase इज़ फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेस। जो menstrual phase है वो फॉलिकुलर फेज से फॉलो होता है, क्योंकि इसमें फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा, जो कि आगे क्या करेंगे, ओव्यूलेशन वगैरह होगा, इसी की वजह से होता है, क्योंकि फॉलिकल्स मैच्योर होती हैं। During this phase, the primary follicle in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle। तो ओवरी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, समय जो प्राइमरी फॉलिकल है वो डेवलप होके क्या बनाएगी, ग्रेफियन फॉलिकल बनाएगी, मैच्योर हो जाएगी। एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट एंड द थ्रू प्रोलिफरेशन। जो एंडोमेट्रियम है वो प्रोलिफरेशन के लिए क्या हो गई, दोबारा से बनेगी। एंड दिस चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय द चांस इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। तो ये जो ओवरी और यूट्रस में जो चेंजेस होते हैं, इनको कराने का जो मेन रोल है वो कौन करते हैं, ये हार्मोन्स करते हैं, जो कि सिक्रेट होते हैं गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि LH और FSH हैं वो। तो जो ये LH FSH हार्मोन है, जो कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये क्या करेंगे, यही जो यूट्रस और ओवरी में चेंजेस होंगे उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। LH एंड FSH इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेस। जो LH और FSH हार्मोन है वो अचानक से ग्रेफियन फेस में क्या करते हैं, फॉलिकुलर फेस में बढ़ जाएंगे और स्टिमुलेट द फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल। और ये क्या करेंगे, जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट है उसको स्टिमुलेट करेंगे और क्या करेंगे, सिक्रेशन करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन का, ठीक है। बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडिल साइकिल। और जो मिडिल साइकिल है, जैसे हमारी 28-29 डेज़ की जो साइकिल हो रही थी, उसमें 13-14 डेज़ पे क्या होगा, इनका लेवल पीक पे चला जाता है, अबाउट मतलब लगभग 40 डे पर ही, ठीक है। रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्ज। तो जो ये मिड में जो LH का हार्मोन है वो बहुत पीक लेवल पे जाता है, तो उसी को हम लोग LH सर्ज भी बोलते हैं। इंड्यूस द रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवन। जो कि क्या करेगा, इंड्यूस करेगा ग्रेफियन फॉलिकल को, किसके लिए, रप्चर होने के लिए और ओव्यूलेशन के लिए, ठीक है, जिससे कि ओवम रिलीज होगा। द ओव्यूलेशन is followed by the luteal phase during which the remaining part of Graafian follicle transformed as the corpus luteum। जो ये ओवुलेटरी फेज था, यानी कि ओवुलेशन था, ये ल्यूटियल फेज के द्वारा फॉलो किया जाएगा। उसके बाद ओवुलेशन के बाद जो बचा हुआ पार्ट था उससे क्या होगा, ग्रेफियन फॉलिकल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं कॉर्पस ल्यूटियम में। और ना जो ये ओव्यूलेशन टाइम होता है ना, इस समय ना जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, LH हार्मोन है, FSH हार्मोन है, इन तीनों हार्मोन्स का लेवल पीक पर होता है। तो जो अगर आपसे पूछे ना कि जो ओव्यूलेशन है उस टाइम कौन कौन से हार्मोन का जो लेवल है वो हाई होता है, तो इसमें ये तीनों हार्मोन्स आ जाते हैं, LH, FSH एंड एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। The corpus luteum secretes large amount of progesterone which is essential for maintenance of endometrium। जो एक कॉर्पस ल्यूट्रियम है ये क्या करेगी, सिक्रेट करेगी प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का। और ये क्या करेंगे, जो कि प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करते हैं, जिसमें प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है उसके बाद, क्योंकि एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाएंगे तभी जो इम्प्लांटेशन हो पाएगा फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। And the corpus luteum secrete large amount of progesterone which is essential for the maintenance of endometrium. Such an endometrium is necessary for the implantation of fertilized ovum and other event of pregnancy। जो एंडोमेट्रियम होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है जो फर्टिलाइज्ड ओवम है और कुछ अदर जो इवेंट्स हैं प्रेगनेंसी में उनको मेंटेन करने के लिए, इम्प्लांट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंडोमेट्रियम। इसीलिए जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो इसकी थिकनेस को बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप।
प्रेगनेंसी के टाइम भी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है एंड देयर इज़ नो मेंस्ट्रुएशन, तो उससे कोई ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है देन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगी, टूट जाएगी एंड दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन। इससे क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम है वो क्या होगी, टूटेगी और उससे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएंगे। मार्किंग अ न्यू साइकिल, और जो क्या करेगी आगे, न्यू जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है। इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉज अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज। जो ह्यूमन बींग्स हैं इनमें लगभग जो 50 साल की एज में ना ये स्टॉप हो जाते हैं बिल्कुल, तो इसी को हम लोग बोलेंगे मेनोपॉज। तो हमने देखा जो बिगिनिंग होती है मेंस्ट्रुएशन की उसको हम लोग बोलते हैं मेनार्की, और जो इनका स्टॉप होता है उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। तो यानी कि बिगिनिंग जो होती है वो प्यूबर्टी के टाइम हो रही थी और मेनोपॉज लगभग 45 से 50 ईयर्स की एज में हो रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, मेनोपॉज। एंड द साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज अ इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन मेनार्की एंड मेनोपॉज। जो ये साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन है ये क्या करी, इंडिकेट करती है हमारी नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज को, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव हमारी हेल्थ को, और ये जो कि कहाँ से, मेनार्की से मेनोपॉज तक चलती है, यानी कि बिगनिंग जो थी मेनार्की वहाँ से लेके हमारी जो मेनोपॉज है जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाती है, ठीक है, स्टॉप हो जाती है वहाँ तक, मेनोपॉज तक। तो हमने देखा इसमें जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसमें जो एस्ट्रोजन हार्मोन था ना ओवरी में, वो क्या कर रहा था, दो फीडबैक दे रहा था। एक टाइम वो पॉजिटिव फीडबैक देता है और एक टाइम वो नेगेटिव फीडबैक देता है। जब वो पॉजिटिव फीडबैक देता है तो उससे LH और FSH का हार्मोन का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, और उसी की वजह से जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट होते हैं और आगे जो फॉलो करता है किसको, ओव्यूलेशन को। लेकिन जब ये जो कॉर्पस ल्यूटियल फेज था इसमें एक बार जो एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है तो इस समय ये नेगेटिव फीडबैक देगा और आगे चल के LH एंड FSH हार्मोन का जो लेवल है वो कम कर देगा, और जिससे क्या होगा, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन था ना उसका लेवल भी कम हो जाएगा, और उसकी वजह से जो कॉर्पस एल्बिकन्स है वो हो जाता है, यानी कि कॉर्पस बहुत छोटी हो जाएगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट साइकिल है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो गया है तो जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो बिगिन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एस्ट्रोजन हार्मोन था यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक देता है और यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक देता है। और जो 14th जो डे होता है उसको हम लोग ल्यूटियल फेज बोलते हैं, जहाँ के ओव्यूलेशन होता है जिसपे, ठीक है। और जो प्रेगनेंसी अगर अचीव हो जाती है जिसमें प्रोजेस्टेरॉन लेवल का लेवल हाई हो जाता है, इसको हम लोग एमेनोरिया भी बोलते हैं। जब पीरियड्स आते नहीं है ना तो इसको हम लोग बोलते हैं एमेनोरिया, ठीक है। इसमें ये एमेनोरिया में क्या होगा, प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ जाएगा और लैक्टेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंस हो जाती है तो ये किसकी वजह से होती है, कभी कभी जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो जाती है। तो हमने इसमें कितने फेज़ देखे, 3 फेज़ देखे। ये है मेंस्ट्रुएशन फेज़, प्रोलिफरेटिव फेज़ और थर्ड है सेक्रेटरी फेज़, ठीक है। ये 3 फेजेस जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसमें पाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी दे रखा है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुएशन जो डेज़ होते हैं हमारे उस टाइम, तो इसीलिए इनको भी पढ़ना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ से एक बार देख लेते हैं जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन से उनमें क्या क्या आते हैं। इसमें आ जाएगा मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हाइजीन का मेंटेनेंस होता है, ठीक है, और सैनिटेशन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम। इसीलिए क्या क्या है, टेक बाथ एंड क्लीन योर सेल्फ रेगुलरली, मतलब रेगुलर जो बात है और अपने आप को साफ़ रखना है वो ज़रूरी है। यूज़ सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीन होममेड पैड्स, ठीक है। चेंज सैनिटरी नैपकिन्स और होममेड पैड्स आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर्स, ठीक है, एज़ पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। जैसे रिक्वायरमेंट होती है कम से कम 4-5 जो आवर्स होते हैं उसके बाद उनको चेंज करते रहना चाहिए। डिस्पोज ऑफ द यूज्ड सैनिटरी पैड्स नैपकिन्स प्रॉपरली, रैपिंग इट with the use of paper. Do not throw the napkin in the drain pipe or toilets or in the open area.
आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन वॉश हैंड्स विद सोप। ठीक है, तो ये कुछ पर्सनल हाइजीन थी जो कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम हमको याद रखनी चाहिए। तो यहाँ से हमारा जो चैप्टर है, सॉरी चैप्टर तो नहीं, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम अपना जो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन है वो करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट हो ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।